हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर सीबीटी 1 16 जनवरी 2021 शिफ्ट 1। किसकी बात करेंगे? 16 जनवरी 2021 शिफ्ट 1, जिसमें हम 50 क्वेश्चंस करेंगे, जिसके अंदर मैथ होगा, रीजनिंग होगी और जीएस होगी। ठीक, तो 50 क्वेश्चन विद इन 50 मिनट में कराने की कोशिश करेंगे। जब मैं आपको क्वेश्चन 50 मिनट में करा सकता हूँ, 50 क्वेश्चन को समझाने के बाद, तो आई होप आप उनको 25 मिनट में कर लेंगे। हम वही बात करें, कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है, कौन सा क्वेश्चन मार्क एंड रिव्यू करना है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं फटाफट फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? 13:21 है, 15:28 है, ये 5:18 है, 19:27 है। तो देखो देखो राव, आपको ये राइट आंसर दे रखा है, लेकिन है कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। पर इनका डिफरेंस देख लो, कितने का है? 8 का है। इसमें कितने का है? 13 का है। इसमें कितने का है? 13 का है। इसमें कितने का है? 8 का है। तो डिफरेंस से पता नहीं चल पा रहा। तो हम कैसे चेक करेंगे? हम ऐसे चेक कर लेते हैं एक एक रेशियो को, जैसे हमने बचपन में सीखा था क्लास 4 5 में। 13:21, 15:28, 5:18, 19:27, इनकी तरह से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जो बड़ा होता है वो बड़ा, जो छोटा होता है वो छोटा। देख लो कितना आएगा, ये 30 के आसपास, 13 39, 390 के आसपास, तो ये आएगा ऐसे। और ये कितना आएगा? आप बोलेंगे 15 दूनी 30, 300 से ज्यादा ये आएगा। तो ये वाली संख्या होगी बड़ी, क्योंकि ऊपर वाला जिसका मान बड़ा आता है, हम वो वाली बड़ी मान लेते हैं। इसका काम खत्म। ठीक, अब इसके हम नेक्स्ट से कंपेयर कर लेते हैं। इसकी इससे, इसकी इससे, जैसे पहले किया था। कितना आएगा? आप जानते हैं, 18 से 54 गैरी बन, 18 का 18 और 5 23, और 15 का कितना है? 5 है। ये 5 का 5, 5 दूनी 10। अभी भी यही वाली बड़ी आ रही है, ये बड़ी आई है ना, तो इसका भी काम खत्म। अब देख लेते हैं नेक्स्ट में। ये बचे लास्ट के दो, इन दोनों फाइट होगी, कौन जीतता है, ये और ये। फिर से वही सेम प्रोसेस, मल्टीप्लाई कर लो। 13 की 27 में, 13 7 91, हाथ से लगे 9, 13 दूनी 26, 26 कितने होते हैं? 35। ठीक है, इसकी इससे कर लेते, कितना आएगा? 19 बन जाए 19 कैरी 1, और 19 दूनी 38, और एक 39। तो लास्ट में जीत गया ये वाला, को जिसको ऊपर का मान बड़ा आता है वही जीत जाता है। ठीक, कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 19:27। लास्ट में ये वाली बड़ी आई ना, देखो ये बड़ा है, ये आप बोलो ये वाला बड़ा है, तो ये इसकी वैल्यू थी, इसकी, तो ये राइट आंसर है। ठीक, इससे शॉर्ट तरीका नहीं है इसे करने का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। सिक्किम देख के मत लगा देना। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व की बात कर रहा है वो। ठीक, ये क्या है मेरा? सिक्किम। ऐसे क्या पड़ता है मेरा? अरुणाचल प्रदेश। इधर क्या है मेरा? त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय। इधर वेस्ट बंगाल। ऐसे तो बनता है भारत का नक्शा। ये मेरा सिक्किम है, और यहाँ से आता है क्या है? ये अरुणाचल प्रदेश। ये क्या है मेरा? असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ठीक है, नेक्स्ट सेवन सिस्टर इन्हीं बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1752 में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने यह बताया कि बिजली कड़कना और आपके कपड़ों से चिंगारी निकलना वास्तव में क्या है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। जैसे आप जानते हैं कि इस तरह से हमारे तार पे कोई कपड़े सूख रहे हैं, इस तरह से लगे हुए हैं, ऐसे हमारे शर्ट वर्ट जैसे सूख रहे हैं। ठीक, ये हमारी पैंट सूख रही है। ठीक, तो ऊपर से बिजली तड़की इस तरह से, आज बादल में से बिजली तड़की इस तरह से। ठीक, तो क्या बोला? ये क्या है? चिंगारी निकलना वास्तव में एक परिघटना। जैसे आपने देखा ब्लैंकेट तुम्हारे हिलाते हैं तो बहुत चिड़ 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 की आवाज आती है, चिंगारी सी बलती है। कुछ कपड़ों में तुम हिलाओ तो चिंगारी सी निकलती है, चट चट की आवाज आती है। बस किसने बताई थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताई। फेंक दो ऐसे कपड़ों को जिनमें चिंगारी निकलती है, फेंक दो बरगो, बरगो फेंक दो। बेंजामिन, बेच दो या फेंक दो, चिंगारी निकलती है इनमें से। संक्षिप्त शब्द सोनार का पूर्ण रूप क्या है? आप जानते हैं सोनार क्या होती है? जैसे पनडुब्बी होती है, वो चुपचाप चलती है, पानी के अंदर चलती है हमारी, तो उसके में क्या, एक सोनार की तरंगों पर काम करती है। तो वो क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ऑब्जर्वेशन मत लगा देना, ये गलत हो जाएगा। नोटिफिकेशन तो होता नहीं है। नेविगेशन एंड रेटिंग नहीं होता, रेंजिंग। कहता है ना कितनी कितनी रेंज है। चुपचाप पानी के अंदर चलती है, साउंड निकाल के चलती है, तरंगे भेजती है, कुछ सामने है या नहीं उससे पता लगाते हैं हम। सोनार तरंगी। ठीक है, उन्नत भारत अभियान किससे संबंधित है? क्या है? उच्च शिक्षा संस्थाओं की मदद से ग्रामीण भारत का विकास करना। टोटल मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ग्रामीण भारत का विकास करना ही क्या है? उन्नत भारत अभियान है। स्वस्थ सार्वजनिक नहीं है, स्मार्ट शहर नहीं है, विज्ञान प्रौद्योगिकी नहीं है, उच्च शिक्षण हो
और क्या हो, ग्रामीण भारत का विकास, उच्च शिक्षण संस्थानों की मदद से, इनकी हेल्प से ग्रामीण भारत का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रेडियो किसने बनाया था। इसके इन्वेंशन करने वाले कौन है? मार्कोनी। टेलीविजन किसने बनाया था? जीएल बेयर्ड ने। जैसे हमारा जो होता है ना टेलीविजन, इस तरह से हमारा टीवी होता है, बचपन में सबने देखा होगा, हम टीवी देखते थे, इस तरह से बैठ रखा रहता था वो। ठीक है, टीवी था हमारा, पिक्चर आता था, चित्रहार, बाइस्कोप। पहले तो किसने बनाया था ये? जे एल बेयर्ड ने। मैंने कैसे याद रख रखा है? जब हमारी की अस्पताल में तबियत खराब होती है, हम कहाँ पड़े रहते हैं? बेड पे पड़े रहते हैं। फिर भी हम क्या कहते हैं? नर्स नर्स, हमारा मन नहीं लग रहा, तो हमें टीवी दिखा दो। बेड पे पड़े पड़े में टीवी याद आता है, ताकि हमारा टाइम कट जाए टीवी से। ठीक है, तो बेड पे पड़े पड़े कहते मांगते हैं, हम टीवी मांगते हैं। तो जे एल बेयर्ड टीवी, और मार्कोनी जब हमारा रेडियो नहीं चलता इस तरह से, रेडियो होता था ना, रेडियो एफएम, इस तरह से रेडियो होता था ये, इसमें एंटीना लगा होता था। तो ये रेडियो पे इस तरह से कुछ इसे घुमाते थे, यहाँ सुई चलती थी। एफएम 1.0, 2.08, रेडियो हॉट मिर्ची। तो ये क्या था? मार कोनी जब नहीं चल रहा, मार साले पे कोनी चलेगा, हिला हिला के हाथ मोनी कोनी मार मार के देखते थे हम। तो इसका आविष्कार करने वाले कौन थे? मार कोनी। ठीक, रेडियो कब हुआ था? 1923 में पहला कार्यक्रम प्रसारित हुआ था, 1923 में। यदि a cos थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी है, तो a साइन थीटा प्लस b cos थीटा क्या होगा? डायरेक्ट फॉर्मूला होता है प्लस माइनस अंडर रूट के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर। आप इसके ऐसे याद रख सकते हो, कर्ण की घात 2 प्लस आधार की घात 2 माइनस, वो कर्ण की घात 2 आधार की घात 2 इज इक्वल टू किसके होती है? ये बता रहा हूँ मैं, कर्ण की घात 2 इज इक्वल टू लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में नहीं हो जाएगा, ये इसको उधर ले आओ माइनस में हो जाएगा। ठीक, वही चीज पूछी है हमसे, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि उधार पर की जाती है, तो 15,000 रुपए की राशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पूछा है कि 15,000 रुपए हमारी कोई राशि है, 4% हमको रेट में देनी है, तो हमें कितने में मिलेंगे ब्याज के रूप में, और अर्धवार्षिक रूप से गणना करनी है। किस पे? अर्धवार्षिक रूप से। तो कितना हो जाएगा? टाइम तो हो जाएगा मेरा एक साल में 2, अर्धवार्षिक दे रखा है तो टाइम का दुगना, और रेट हो जाएगी मेरी हाफ, 2। ठीक, तो क्या होता है? वही एक्स बाई बटे 100, 2 साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.04। तो 4 से कितना आ गया? 15,000 का 4% होता है, आप बोलेंगे 600, और 15,000 का 0.04% कितना होता है? 6 रुपये। तो कितना होगा? 606 रुपये। सबसे आसान तरीका है, सबसे शॉर्ट तरीका है, वरना फॉर्मूला लगा कर करोगे भाई साहब, 1 से 1.5 मिनट खत्म कर दोगे, इसमें 30 सेकंड में आंसर कर दोगे। फिर समझा रहा हूँ कैसे। एक आपको पता है फॉर्मूला होता है एक्स प्लस बाई प्लस एक्स गुणा बाई बटे 100। ये मेरा प्रॉफिट लॉस में भी काम करता है, ये मेरा बट्टे में काम करता है, ये मेरा छूट में काम करता है, ये मेरा डिस्काउंट में भी काम करता है, ये सब में काम करता है, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने में काम करता है। इसका मतलब क्या है कि 2 साल में मैं कुल कितने रुपए इंटरेस्ट दूंगा, मतलब कितने परसेंट मेरे को इंटरेस्ट देना होगा। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 4.04% रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने पे? 15,000 रुपए पे। इसकी गुणा इससे करो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सबसे शॉर्ट तरीका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 में कहाँ से लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से। एक पेपर में पूछा गया था कि भारत महात्मा गांधी भारत जब लौटे थे वो किस देश से लौटे थे? उसमें था ब्रिटेन, उसमें और था अमेरिका, उसमें एक था यूएसए, हाँ, और एक था उसमें दक्षिण अफ्रीका। तो कहाँ से आए थे? देखो, दक्षिण अफ्रीका से भारत में गांधी जी लौट के आए थे। कब आए थे? 1916 में आए थे, 1915 में आ गए थे। 1916 में मतलब कहाँ पे? उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए थे। तो 1916 में सबसे पहले क्या हुआ था? आपको पता होगा, लखनऊ अधिवेशन भी हुआ था। ठीक, एक हमारा जो क्या था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सबसे पहले उन्होंने रूबरू हुए थे, जनता के सामने वो आए थे एक लीडर बन के। भारत कब आए थे? 1915 में। जनता के सामने लीडर बन कब आए थे? 1916 में। कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली, वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करती है, उसे बोलते हैं लाइसोसोम। क्या बोलते हैं उसको? लाइसोसोम बोलते हैं। बस लाइसेंस है कि खराब भी हो गया तो अपना वो खुद को पचाकर खुद ही खत्म कर देते हैं, खुद ही रीजनरेट हो जाते हैं। तो कहते हैं ना, बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांग को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है लाइसोसोम। उनका लाइसेंस होता है, जो चीज खराब हुई है उसे निकाल के फेंको, जो ठीक हो सकती है उसे रीजनरेट करो। ठीक, उनकी रिपेयर कर दो। यदि किसी संख्या का 3/4 उसके 1/3 से 50 अधिक है तो वह संख्या क्या है? किसी संख्या, मैंने संख्या मान ली x, उसका 3/4 क्या हो जाएगा? 3/4। उसके 1/3 मतलब x के 1/3 से कितना अधिक है? 50 अधिक है। कितना हो जाएगा? 3x/4
इज इक्वल टू एक्स बटे 3 इज इक्वल टू प्लस 50। क्या है ये? प्लस 50। ठीक, भैया बाई ऑप्शन में कर सकते हैं। पहले से बता देता हूँ मैं, कितना हो जाएगा ये। इसको उधर ले आओ, 3x/4 माइनस x/3 इज इक्वल टू 50। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये एलसीएम लेकर कर लो। 3 × 9 और 4x, 5x/12 इज इक्वल टू 50। 50 दाई 50, x 10 × 12 120। एक तरीका तो ये है एक्स मान्य करने का, और दूसरा तरीका क्या है, बाई ऑप्शन। वो कैसे होगा मैं बता देता हूँ, उससे जल्दी हो जाएगा शॉर्ट। मैंने मान लिया 120 से उठा लिया। 120 का 3/4 क्या होता है? 3/4। उसके 1/3 मतलब 120 के 1/3 में 50 जोड़ने पर, अगर ये इक्वेशन सोल्व करने के बाद LHS बराबर RHS आता है तो हमारा ऑप्शन सही है, नहीं आता है तो नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई करेंगे। 4×3 = 12, 30×3 = 90, 3×3 = 12, 40, 50, 90 राइट आंसर। आप बोले 130 से देखना, 130 से देखूंगा तो पॉइंट में आएगा, पूरा कटेगा ही नहीं। इधर देख लो 130 मल्टीप्लाई 1/3 फिर पॉइंट में आएगा, तो ये नहीं होगा। बाई ऑप्शन में ऐसे चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करूँ, फटाफट फटाफट जो क्वेश्चन जैसे कराना है मैं फटाफट कराता चलूंगा। जैसे आपको शॉर्ट लगता है वैसे करिए, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे करिए। वीडियो और अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करिए, बनिए हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 लड़के और 5 लड़के किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। कितने? 3 बॉयज प्लस 5 गर्ल्स किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, 6 डेज। जबकि 2 लड़के 2 बॉयज प्लस 7 गर्ल्स उस काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। 2 × 8 2×6 है। यहाँ पे बॉय और गर्ल की रेशियो मैं निकालता हूँ एफिशिएंसी, तो 9 बॉयज प्लस 15 गर्ल्स इज इक्वल टू 8 बॉयज प्लस 28 गर्ल्स। बॉयज बॉयज एक तरफ, गर्ल्स गर्ल्स एक तरफ, तो बॉय इज इक्वल टू 13 गर्ल्स, तो बॉय अपॉन गर्ल्स इज इक्वल टू 13:1। ये क्या गया, उनका इफिशियंसी का रेशियो आ गया। इफिशियंसी मेरे पास है किसी भी क्वेश्चन में, या इसमें अब वैल्यू पुट करो, टोटल वर्क निकल जाएगा। माना मैंने इसमें ही कर दिया, तो बॉयज कितना करते हैं, जब एक बॉय 13 की इफिशियंसी से काम करता है, 3 कितने से करेंगे, 3 × 13 प्लस गर्ल करती है 5 से ×6। ये क्या होगा, टोटल वर्क। क्या हो गया मेरा टोटल वर्क। पूछा क्या है, 8 लड़कियां उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेंगी। तो 8 लड़कियां कितनी इफिशियंसी से काम करती है, 1 से। इसको सोल्व कर लो, कैसा हो जाएगा, 13 × 39, 39 और 5 कितने होते हैं, 54। हाँ, ×6/8, तो कितना हो जाएगा ये, 2×4 = 8, 2×6, ये कितना होगा, ये 13 × 39 और 5 44, सॉरी 54 नहीं होती, 44, 11 टाइम्स, ठीक है। 11×3 = 33 राइट आंसर। 39 और 5 44 होता है, वो थोड़ा जल्दी जल्दी में गलत हो गया। ये चीजें नहीं करनी, इसलिए मिस्टेक्स बहुत होती है एग्जाम में। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोकप्रिय नृत्य को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं छोलिया। तलवार साथ में है, किसमें, उत्तराखंड में क्या दे रखी है, तलवार साथ में ले रखी है, तो क्या है, छोल देते हैं किसी को भी। अरे नहीं, डांस करते हैं मैं, छोलते छालते नहीं किसी को। आप ऐसा कर सकते हैं, कहते हैं छोल ही कह दें। वो आकाश नया ट्रेंड चला है, तो कहाँ से चला है वो, एक्चुअल में उत्तराखंड का वो नृत्य से चला है, छोला ही कह दें, छोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है, उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। पहले देख लो कि 35 से संख्या पूरी पूरी कट रही है क्या, आप बोले हाँ कट रही है, क्योंकि 7 और गुणा 5 हो जाएगा, ये 7 और 5, 7×5 = 35, 5×8 = 40, 280, 7 × 5, 7×4 = 28, 5×8 = 40, पूरी पूरी कट रही है। अब जो कट रही है, तो इस संख्या से शेषफल को भाग दे दूं, कितना आया, 35 दूनी 70, 3 शेष आ गया, वही राइट आंसर है। यही तरीका है करने का इसको, सबसे आसान। भारत में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में किसके सहयोग से की गई थी। किसकी, बोकारो इस्पात संयंत्र सोवियत के से की गई थी। किससे, बोकारो, यानी तुम कह रहे बोकारो, वो तो सोता रहे, सोवियत में सोते रहे, बोकारो के सहयोग से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। सभी मोबाइल घड़ियां हैं, सीधा क्वेश्चन पढ़ते हैं। जितने जितने मोबाइल है सारे के सारे क्या हैं, घड़ियां हैं। कुछ घड़ियां पुस्तक नहीं है। ये जो कुछ घड़ियां हैं, इसको ऐसे नहीं, ऐसे बनाना है। मान लो ये कुछ घड़ियां जो हैं, ये वाली, ये क्या है, ये वाली कुछ घड़ियां पुस्तक नहीं है, पुस्तक नहीं है, लेकिन कुछ घड़ियां पुस्तक हो सकती हैं, हाँ हो सकती हैं। अब देख लेते हैं पूछा क्या है। कुछ मोबाइल घड़ियां हैं, देखो कुछ मोबाइल घड़ियां हैं, बिल्कुल कहता सभी मोबाइल घड़ियां हैं तो भी सही होता, क्योंकि हम अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं। मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, अगर हम अंदर से बाहर की ओर जाते हैं सभी वाला सही होता है और कुछ वाले सही होता है, लेकिन बाहर से अंदर की ओर आते हैं तो हमारा हमेशा कुछ वाले सही होता है। मैं पूछूं क्या सभी घड़ियां मोबाइल हैं, तो गलत हो जाएगा। बोलो कुछ घड़ियां मोबाइल हैं, तो सही हो जाएगा, क्योंकि बाहर से अंदर की ओर आ रहा हूँ तो कुछ वाला सही होगा, और अंदर से बाहर की ओर जा रहा हूँ तो सभी वाला भी सही होता है।
और कुछ वाला भी सही होता है, दोनों राइट होंगे। ठीक, सभी मोबाइल पुस्तकें हैं। जितने जितने सारे के सारे मोबाइल है वो सबके सब पुस्तकें हैं, आप बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि सारे के सारी घड़ी हुई पुस्तक नहीं है, तो सारे के सारे मोबाइल पुस्तक कैसे हो जाएंगे? और उसने कहीं भी कनेक्शन नहीं दिखाया, देखो इसका इसके साथ, जो हमें कनेक्शन बताएगा नहीं, तो अपनी तरफ से भी हम कुछ उसे बताएंगे नहीं। जितना हमसे कहा गया हम सिर्फ उतना बताते हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताते। क्वेश्चन नंबर 17। टोनी 6,50,000 रुपए की कुल राशि में दो कारें ए और बी से खरीदता है। एक कार को 20% के लाभ पर, मतलब एक कार उसने 100 रुपए की खरीदी और 120 की उसने बेच दी। अगली कार को उसने क्या किया, 100 रुपए की खरीदी, बी कार को 25% की हानि पर 75 की बेच दी। और उन दोनों कारों के एवज में बिक्री मूल्य समान होता है, लेकिन क्या बिक्री मूल्य मेरा समान है? 20 पंजे 100, 20 छक्का 120, 20 25 चौका 100, 25 से 75। आप बोलेंगे समान नहीं है, समान बना लो, मल्टीप्लाई टू इधर हो जाएगी, मल्टीप्लाई टू इधर हो जाएगी, कितना हो जाएगा 8:6। देखो यहाँ भी क्या है, मेरा बिक्री मूल्य 6 रुपीज है, यहाँ मेरा बिक्री मूल्य 6 रुपीज है, उसने बोला समान चाहिए, हो गया ना समान, देखो 5:6। ठीक है, बिक्री मूल्य समान, बिक्री मूल्य दे रखा है ना, देखो समान हो गया। यदि कार ए और कार बी का क्रमशः मूल्य कितना है, अभी बता देते हैं। कार ए कार बी का कितना है, 5:6 कार ए का है, कार बी का कितना है, 8:6 कार बी का है। बिक्री मूल्य भी हमारा समान है, समान ही कहा था उसने। टोनी ने इतने रुपए की कुल राशि में दो कार खरीदता है, तो 8 5 13 की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलेंगे 65। 13 पंजे 65, एक यूनिट की वैल्यू होगी 50, क्योंकि टोटल तो कितने में खरीदी उसने, 13 यूनिट में, लेकिन वो कह रहा है 13 यूनिट नहीं, 650 में खरीदी। देखो 6,50,000, 650 में ले लिया मैंने, जीरो बाद में देख लेंगे। ठीक, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलेंगे 50 आ जाएगी यूनिट की वैल्यू। पूछा क्या है मुझसे, अलग अलग है ना, कार ए का मूल्य अलग पूछा है, क्रय मूल्य, कार बी का क्रय मूल्य अलग पूछा है। बिक्री मूल्य पूछता सीधा 6 से गुणा कर देता, बिक्री मूल्य आता है इधर हो जाती 50 से गुणा। पूछा है इसने कार ए का क्रय मूल्य कितना है, 50, 5 पंजे 25, कार बी के क्रय मूल्य 5 8 40, 40, राइट आंसर। क्यों जीरो झंझट में पढ़ूं मैं, जो राइट मुझे आंसर ऐसे ही मिल रहा है, बिना जीरो पीरो काउंट करो तो फटाफट करूंगा ना, जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट करूंगा मैं तो, वैसे भी जीरो से जीरो कट जाने हैं। 1915 में महात्मा गांधी से स्थायी रूप से भारत लौटे। महात्मा गांधी, देखो ये क्वेश्चन आ गया, मैं कह रहा था ना आपसे, ऊपर दे रखा दक्षिण भारत से, यहाँ पूछ ले कहाँ से लौटे। 1915 मैंने कहा भारत कब आए थे, 1915 में आए थे, तो देखो वहीं से आपको दोनों क्वेश्चन मिल गए। कितने क्वेश्चन हो गए, दो क्वेश्चन हो गए एक ही सेट में, और वहीं आंसर दे रखा है इसका तो ऊपर ही। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 0.00327 से घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। तभी तो मैं कहता हूँ आपसे 50 तक तो वर्ग आपको याद होने चाहिए। इसके आसपास वर्ग कितना होता है, आप बोलेंगे 18 का वर्ग 324 होता है। 16 का कितना हो, 17 कितना होता है, आप बोलेंगे 17 का 289 होता है। 19 का होता है 361। तो किसके आसपास है, इसके आसपास, तो बस यही आ गया। तो कितना ज्यादा है, 327, 324, आप बोलेंगे तीन ज्यादा है, तीन ज्यादा है, बात खत्म। जीरो वोरो मत देखो भाई, ये देख रखा है कि कितने जीरो होंगे, 0.0000327, तीन जीरो दे रखे हैं, तो तीन जीरो तो पूरे पूरे आएंगे। एक दो तीन, घटाना कितना है, मुझे तीन घटाना है इसमें से, तो कितना हो जाएगा ये 0.00000, ये वाला राइट आंसर होगा। कितना सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन की स्थापना राष्ट्र संघ लेगेस ऑफ नेशन उत्तराधिकारी के रूप में 24 अक्टूबर को की गई थी। कब की गई थी पूछ रहा है, यूएन की स्थापना जो हुई थी, नहीं, संयुक्त राष्ट्र यूएन की संस्थापना राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी के रूप में कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसके बारे में आपको डिटेल्स में आपको पूरी वीडियो में बता चुका हूँ, पूरे यूएन के बारे में, कितने अंग है, कितने स्थायी अंग है, कितने अस्थायी अंग है, कितने कार्यरत हैं, कितने देश, सब बता चुका हूँ मैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इतने इतने को पूर्ण से विभाजित करेगी, तो 4 की घात 61 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, क्यों है, क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 गुणा 4 की घात 61, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 गुणा 4 की घात 62, 4 की घात सॉरी, लिख सकता हूँ 4 गुणा 4 की घात, मैं क्या लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ 61 लिख रहा हूँ कुछ और, इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, इसको 4 गुणा 4 की घात 61, इसे क्या लिख सकता हूँ 4 की घात 61 गुणा 4 की घात 2, इसे लिख सकता हूँ 4 की घात 3 गुणा 4 की घात 61, मन 61 61 61 में सारे चेंज कर लिए, यहाँ से 61 निकालो, 4 की पावर 2 बचेगा, यहाँ से 4 की पावर 3 बचेगा, यहाँ से 4 की पावर 1 बचेगा, यहाँ से तो केवल 1 बचेगा, तो मैं कितना कॉमन ले लिया, 4 की पावर 61, 1 प्लस 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3, कितना हो जाएगा ये, 4 और 1 5,
चार चार 16, चार चार 16 चौका 64, तीनों का आपस में ऐड कर दो, कितना हो जाएगा ये? आप बोलेंगे 16 5 21, हो जाएगा 5 85। 85 तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या कर लूँ मैं, 4 गुना 4 की घात 60 लिख सकता हूँ। आप बोलेंगे ठीक है लिख सकते हैं, तो 4 गुना इसमें कर लो, 4 पंजे 20, बस जीरो जिसमें आ गया 10 से कट जाएगी पूरी पूरी। समझ गए होंगे इतनी सी बात, तो कुछ में कोई बड़ी बात नहीं है, मैं फिर समझा रहा हूँ देखो। सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन दिख जाए पहले देखो कॉमन क्या रहा है, क्योंकि मैं लिख सकता हूँ ए की घात n मल्टीप्लाई ए की घात m, अगर इसे जैसे लिख सकता हूँ ए की घात n प्लस m। आप बोलेंगे ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता 4 की घात 62 को 4 की घात 61 गुणा 4 की घात 1? आप बोलेंगे कि जब बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 की घात 63 को प्लस 4 की घात 61 गुणा 4 की घात 2। आप बोलेंगे ठीक है 61 और 2 बात 63, इसे लिख सकता हूँ 4 की घात 61 प्लस गुणा सॉरी 4 की घात 3। आप बोलेंगे ठीक है, इसको तो ऐसे कैसे लिखा रहने दो, 61 यहाँ भी है 61 यहाँ भी 61 यहाँ भी 61 यहाँ भी, 4 की घात 61 कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचेगा? आप बोलेंगे यहाँ तो बचेगा 1, यहाँ बचेगा 4 की पावर 1, यहाँ बचेगा 4 की पावर 2, इधर बचा 4 की पावर 3। अब इसको ऐड कर लिया, कितना आ गया? 4 और 1 5, 16 21, 21 और 64 कितने हो गए? 85। कितने हो गए? 4 पावर 61 मल्टीप्लाई 85। ठीक। अब आप बोलेंगे इसमें तो ये पूरा पूरा कटेगा नहीं, 13 से नहीं कट रहा, 10 से नहीं कट रहा, 11 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, एक पावर कम कर लूंगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 की पावर 60 मल्टीप्लाई 4 की पावर 1? आप बोलेंगे लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा ये 4 पावर 60 मल्टीप्लाई 4 पावर 85? आप बोले ठीक है, 4 पंजे 20, जब इकाई अंक जीरो आ गया 10 से पूरा पूरा कट जाएगा। आप बोलेंगे ठीक है, जीरो तो जीरो कट गया, बात खत्म होगी। पूरा देखो, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32 और 2 34, 340। 340 किससे कटेगा? सिर्फ 10 से कटेगा, ना 13 से कटे, ना 11 से कटे, ना 3 से कटे, तो ये राइट आंसर हो गया। ये मैंने शॉर्ट में किया था। ठीक। इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यदि दिए गए, देखो ये क्वेश्चन पहले भी आया, क्वेश्चन फिर से आ गया। इसमें क्या होगा, के पी अपॉन के एम इज इक्वल टू के क्यू अपॉन के एन, ये फॉर्मूला होता है। के पी दे रखा है मेरे को 4, पी एम दे रखा है मेरे को 13, पूरा कितना दे रखा है मेरे को 20.4। वैल्यू पुट कर दो, 4 अपॉन 17 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन 20.4। ठीक है, पॉइंट आया, जीरो बढ़ाया, चेक कर लो कौन किससे कट रहा है। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये कितना हो जाएगा? 17 ही करना, 17, 17 दूनी 34, 12 दूनी 24 बटे 5, 5 चौक 20, 5 6 40, 4.8 इज इक्वल टू के क्यू। कितना सिंपल था। क्या होता है के पी, मतलब यहाँ से यहाँ तक बटे पूरा, फिर यहाँ से यहाँ तक बटे पूरा, बस वैल्यू पुट कर दो। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन कब हुआ था? कब हुआ था? 1960 में हुआ था महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन। ठीक, ये पहले एक ही थे, बाद में अलग अलग कर दिए। जैसे पहले यूपी यूके एक था, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, यूके मतलब उत्तराखंड, बाद में अलग अलग हुए। किस सन में हुए थे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। केवल देव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? केवल देव की बात करेगा तो सिर्फ कहाँ होंगे? जहाँ राजा महाराजा होंगे, जो राजाओं का स्थान होगा वहीं क्या होंगे? केवल देव होंगे। तो केवला देव राजस्थान। ठीक, घड़ई देव है वहां पे। जैसे बेटर को 242923, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अपोजिट तो कुछ हो नहीं रहा। 18 3 21, 5 2 7, नहीं, W3 23 2 25, मतलब आर को लिखा गया है 1, आर का हो गया 1, ई को लिखा गया है 2, ई का हो गया 2, सॉरी आर को लिखा गया है 3, 3 है ना, 3, और क्या लिखा गया है? तो देखो 2 3 2 3 2 3, ये रहा। इधर से देख लेते हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। डब्ल्यू को लिखा गया है 2, तो जे का हो जाएगा 3, ए का 4, A134, DU 21, इसका हो जाएगा 1, तो यही है इसका राइट आंसर। ठीक, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते तो छोड़ दो, आती है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक गांव की कुल जनसंख्या 4000 है। यदि पुरुषों की और महिलाओं की संख्या में 10% और 20% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या 4500 हो जाती है, तो नए सदस्यों में आने वाले पहले गांव के में पुरुषों की संख्या कितनी होगी? ठीक, टोटल जनसंख्या कितनी दे रखी है? टोटल पॉपुलेशन है हमारी 4000, जिसमें से मेल भी है और फीमेल भी है। मेल मतलब पुरुष, फीमेल मतलब महिलाएं। वो कह रहा पुरुषों की संख्या में कितनी 10% वृद्धि होगी, महिलाओं में 20% वृद्धि होगी, जनसंख्या इतनी होगी। अब मैं मान लेता हूँ पुरुष मेरे कितने हैं, जिसका पूछेगा कोई मान लो पुरुष की संख्या पूछी, पुरुष मैंने मान लिया मेरे एक्स है, मेल है एक्स,
फीमेल कितनी हो जाएंगी? आप बोलेंगे 0 0 0 माइनस एक्स फीमेल। पुरुषों में से कितनी वृद्धि होगी? आप बोलेंगे 10%। 10/100, 110/100 प्लस महिला में कितनी होगी? 120/100 इज इक्वल टू कितनी होगी? 4500। देखो जो कॉमन है यहाँ है, ये है, तो इससे ये कट गया। क्या बचेगा? 11m प्लस 4000 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 4500 गुणा ये 10 इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक। अब बोले ठीक है, आगे करना होता है। अब देखो सब सोल्व कर लो, जो भी हो जाएगा वो राइट आंसर। मैंने m को ले रहा हूँ, यहाँ पे x माना था ना मैंने, मेल को x, ठीक है x हो गया। तो 12x माइनस 11x कितना बचेगा? 1x बचेगा। और 12 चौक 48, 48 में 45 जाएंगे तो 3 बचेंगे। 3000 के आसपास ये ऑप्शन है। देखो कितना आंसर था, सिंपल से 11x 12x, ये 12x हो जाएगा ना, 12 और 11 में से 11 गए तो 1x आएगा। और 12 चौक 48, 48 में से 45 जाएंगे तो 3 ही तो आएगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो 2021 ओलंपिक मसाल रिले की जापानी शाखा का शुभारंभ मार्च 2021 में जापान के किस शहर से होना अनुसूचित किया गया था? वो है फुकुशिमा से। टोक्यो 2021 ओलंपिक मसाल रिले की बात की है, जापानी शाखा, उसमें करंट अफेयर क्वेश्चन था, छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सड़क दुर्घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, सरकार को जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने चाहिए जिसमें सख्ती से यातायात नियमों को पालन कर जोर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, सरकार ऐसा करती भी है। आपने देखो कुछ जगह ऐसा हुआ, चालान काटे तो क्या गया, कुछ देर तक बैठाया उनको वहां पे, और जो प्रोग्राम था जागरूकता वाला, टीवी चल रहा था बड़ी स्क्रीन, वो दिखाते हैं बैठा के। ठीक है, तो ऐसे कार्यक्रम सरकार को चलाने चाहिए सख्ती के साथ, ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े। सरकार को नए वाहनों का पंजीकरण की सीमा तय कर देनी चाहिए। पंजीकरण से कहीं जिक्र ही नहीं किया उसने, सड़क दुर्घटना की बात करी है, उसके लिए सरकार को अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। पंजीकरण कम करने से या पंजीकरण को सीमित करने से क्या हो जाएगा? उसमें सीमा तय करनी चाहिए पंजीकरण की, ये तो कोई बात नहीं हुई। ना ही कहीं से कहीं तक रिलेट कर रहा है हमारे कथन से। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? आप जानते हैं हेडफोन इनपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट है। इंकजेट प्रिंटर भी आउटपुट है, प्रोजेक्टर भी आउटपुट है। लेकिन ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या है मेरा? ये इनपुट डिवाइस है। इसे बोलते हैं कि जैसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर की, जो ऐसे करके स्क्रीन पे कैरेक्टर रीडर को पढ़ने के लिए काम आता है। कोई चीज लिखी होती है, इसी तरह से पेन सा होता है, उस पर जिससे घुमा दो उसको लिखे हुए के ऊपर, वो सारा पढ़ के बता देगा कंप्यूटर में। ठीक। तो एक तरह से इनपुट डिवाइस है, ताकि डाटा को इनपुट कर रहे हैं हम उसके थ्रू। और प्रिंटर उंटर से प्रिंट निकालते हैं, मतलब आउटपुट में काम ले रहे हैं उसको। एक पृथ्वी तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है। इस तारामंडल को शिकारी या द हंटर के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं उसको? ओरियन बोलते हैं। क्या? ओरियन है ना, तारामंडल शिकारी, तारामंडल हंटर, ओरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में सुएज नहर को खोल दिया गया और इससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बम्बई वर्तमान मुंबई के संबंधों और अधिक मजबूती मिली? तो 1869 में कब किया गया? सुएज नहर को खोल देगा। सुएज नहर समझौता, नहर वाली बहुत बात पूछता है, ये क्वेश्चन मुझे लगता है नहर से जरूर आएगा। नहर से, नदी से, नदी समझौते से, गलियारा समझौता से। कब खोला गया था? 1869 में खोला गया था। इसके साथ साथ बम्बई, मतलब जो मुंबई बोलते हैं, संबंधों को अधिक मजबूती मिली थी। अर्थव्यवस्था के साथ बम्बई के संबंधों और अधिक मजबूती मिली थी। सुएज नहर कहते हैं ना, हमारी व्यवसाय के लिए, व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहर है सुएज नहर। किसी निश्चित कूट भाषा में टाइप राइटर्स को, क्या है, पैट राइट, पता नहीं कैसे इस तरह लिखा जाता है, तो उसी भाषा में ब्रेन स्ट्रोमर को कैसे लिखेंगे? देखो सेकंड के 2 अक्षर उठा के इसने पहले में रख दिए, तो मैं भी सेकंड के 2 अक्षर उठा के पहले में रख दूंगा AI। उसके बाद किया गया TY को ऐसे का ऐसी, तो BR को ऐसे का ऐसी। फिर क्या किया इसने? WR को उठा के घुमा के रख दिया। किसको? WR, थर्ड नंबर का, देखो ये रहा WR उठाया, घुमा के रख दिया। तो मैं इसका अगला बार उठाऊंगा NS को, घुमा के रख दूंगा SN। ठीक है, AIBRSN। ठीक है, AIBRS गलत हो गया, AIBR गलत हो गया, इन दो में से एक ऑप्शन है। अगला देख लेता हूँ क्या कह रहा है। IT को उठा के कैसे रखा है इसने? IT, आप बोलेंगे इसने IT नहीं, पूरा ITER। क्या किया इसने? RS को, लास्ट वाला देख लेते हैं, RS को उठा के इसने ER में चेंज कर दिया। सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला लेंगे ना हम तो। RS को उठा के उल्टा कर दिया SR। ऐसे ER को उठा के उल्टा कर दूंगा RE। तो लास्ट में RE कहाँ है? यहाँ है। तो यही क्या है मेरा राइट आंसर। ठीक।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। तो देखो ऐसे आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का करना होता है, सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताऊं, या तो इनको ऐसे मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई करो, आपस में जोड़ दो, फिर इन सबको ऐड करके उससे डिवाइड कर दो। भाई इतना लंबा टाइम थोड़ा हमारे पास नहीं होता इतना सब कुछ करें। शॉर्ट तरीका क्या है, शॉर्ट फंडा ये है, किसी भी संख्या को एवरेज मान लो। जैसे मान लिया 25 का एवरेज मान लिया, ये मेरा क्या है, एवरेज है। ठीक, तो ये 25 से कितना कम है, ये ले लेंगे, फिर ये ले लेंगे, फिर ये। तो 19 25 से कितना कम है, बोले माइनस के 6 गुणा 13। 25 21 से कितना कम, बोले माइनस 4 गुणा 15। कितना, माइनस 2 गुणा 16। जो भी नीचे के थे ये मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, ये कितना है, बोले 0 मल्टीप्लाई 18, तो ये 0 हो जाएगा, इसे छोड़ो। अगला +2 मल्टीप्लाई 16 +4 मल्टीप्लाई 15 +6 मैं मल्टीप्लाई क्यों लगा रहा हूँ साथ के साथ, मल्टीप्लाई 13। देखो ये सिंपल है, कट जाएगा, ये सेम है, कट जाएगा, ये सेम है, कट जाएगा। तो क्या मैंने माना, जो मैंने एवरेज माना था वही इसका राइट आंसर है। अगर आप 28 मान लेते तो कुछ ना कुछ माइनस या कुछ ना कुछ प्लस बचता, वो हम 28 में कर देते। मान लो 28 मानते, माइनस के 3 बचता, तो भी 25 राइट आंसर आता। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप करके देख सकते हो। 28 मान के कर लो, 25 मान के कर लो, 24 मान के कर लो, 20 मान के कर लो, जैसा आपको सही लगे। तरीका यही होना चाहिए जो मैंने बताया, तो ही राइट आंसर आएगा। किसी ब्रिटिश भौतिकी विज्ञान को इलेक्ट्रॉनों की संख्या से संबंधित उनके कार्यों के लिए 1906 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए, भौतिक की बात की, जे टॉमसन ईट पर ना, सबको पता है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, टॉमसन 1906 में भौतिकी नोबेल के लिए पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था टॉमसन को। 1916 में लखनऊ समझौते में धर्मपंथी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादियों और मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया गया था। पूछा है कि लखनऊ समझौते के साथ साथ क्या हुआ था, मुस्लिम लीग समझौता भी हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में। ई वे बिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ई वे बिल होता है, मैं बताऊं आपको, जैसे मान लो कि जैसे हमारी खुद ड्यूटी लगती है ई वे बिल में, तो हमारे कार्ड बना होता है गवर्नमेंट का ई वे बिल का चेक करने के लिए। ठीक है, तो वो जैसे कोई ट्रक, ये लॉरी जो जाती है, जितना भी माल वाल ये लेके जाते हैं, हम उनको चेक करते हैं कि क्या लेके जा रहे हैं, ओवरलोडिंग करके तो नहीं ले जा रहे हैं, कुछ स्मगलिंग तो नहीं कर रहे, ये भी बिल का काम होता है। दिए गए समीकरण को संतुष्ट करने के लिए कौन सी दो चिन्हों की गणितीय संक्रियाओं को आपस में बदल देना चाहिए ताकि राइट आंसर हो जाए। तो देखो मुझे लग रहा है कि माइनस को और इसको, क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये करने से यहाँ पे 7 बार कट जाएगा। ठीक है, यहाँ कर दूंगा मैं इसको माइनस। ठीक, तो 16 पंजे 80, ये हो गया 49। ठीक, ये हो जाएगा मेरा 80। तो बचा मेरा कितना, 9। ये तो गलत हो रहा है, चेक कर लेता हूँ। 56, 8 सत्ते 56। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा माइनस 16, क्यों लगा रहा हूँ, 5 छंग 30। ठीक है ठीक है ठीक है, कितना हो गया, 42 और 7 49। ये हो जाएगा मेरा 30, ये हो जाएगा 19। राइट आंसर। पता कैसे चलेगा, देखो अगर आप इसको रख के देखोगे माइनस और गुणा को, तो 5 से यहाँ पे कर लोगे माइनस और यहाँ कर दोगे मल्टीप्लाई, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। मतलब 400 के आसपास लाना मुझे, 19 के आसपास, तो ये तो होगा नहीं। फिर अगला चेक करना मुझे क्या, माना ये चेक करना प्लस और माइनस। यहाँ मैंने कर दिया माइनस, यहाँ मैं कर दूं प्लस, सोच के देखो। तो 6 सत्ते 42 तो कट गया, 7 पंजे 35, तो भी ये नहीं आएगा 19 का, तो चाहे रख के देख लो। इससे थोड़ा चांस बनने के चांस है, लेकिन आएगा नहीं क्योंकि राइट आंसर तुम्हारा आ चुका है। प्लस और डिवाइड करके देखो, ये प्लस हो गया, ये मेरा डिवाइड हो गया, तो देखो इससे ये कटेगा नहीं, पॉइंटों में पॉइंटों पे देने रखा, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। ये तरीका होता है देखती पहचानने का, बाकी आती चीजें प्रैक्टिस से। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, वही है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करने पर इज इक्वल टू 0, किसकी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलेंगे सी की वैल्यू के हो गई और बी की वैल्यू हमारी माइनस के 8 हो गई। पूछा क्या है मुझसे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे रखा है 40, के की वैल्यू पूछी है। तो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। तो माइनस के बी अपॉन ए कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 अपॉन ए मतलब 1। यहाँ कुछ नहीं है तो ए की वैल्यू होगी 1। ऐसे ही सी की वैल्यू कितनी है, 12, और ए की वैल्यू है 1।
तो माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा 8, सी अपॉन ए हो जाएगा 12। ठीक, अब मैं क्या कर लूंगा, द्विघात समीकरण को सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझको, इसका होल स्क्वायर कर दूंगा तो मेरा ये बन जाएगा। कैसे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 40, ये हो गया पूरा 40। ये कितना मेरे पास 8, ये हो गया 64। ये कितना दे रखा है मेरे पास, सी अपॉन के, 12 नहीं है सॉरी, ये के है, ये है मेरा के, ना कि 12। ये है मेरा 2 के, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है के, तो मल्टीप्लाई टू 2 के, ये इधर ले आओ कितना हो जाएगा, आप बोले 4 24, 2 के की वैल्यू 12, 12 राइट आंसर। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में बहुत कराया है, बहुत बेसिक से कराया है। जय जवान जय किसान किसने नारा दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने, सब जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। दूरी और समय के मामले में भारतीय रेल नेटवर्क की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली भारतीय रेलगाड़ी कौन सी है, उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। सबसे लंबी दूरी तय करती है वो है विवेक एक्सप्रेस। विवेक है ना उसके पास, दिमाग से काम लेती है, यह लंबा जा पाती है। देखो ये कितना हो गया, इसको मैं देख लेता हूँ, इनका रेशियो 1481 नहीं बनेगा, 14 से कट रहा है, कट तो रहा है कितनी बार, 14 मल्टीप्लाई ये रेशियो 2 110, 7 दूनी 14, 7 से 21, 1 रेशियो 15 आ रहा है। अगले में कितना आ सकता है 1 रेशियो 15, 16 का ना 16, 16 गुणा 15 करूँगा कितना आ जाएगा 240। जैसे इसमें क्या है 1 रेशियो 15 है, तो ऐसे इसमें क्या होगा 1 रेशियो 15 कब बनेगा, जब इसकी गुणा 16 से करूंगा, तो 16 का ना 16, 16 गुणा 15 कितना होगा 240, तो 16 रेशियो 240 में कितना होगा रेशियो 1 रेशियो 15, यही चाहिए था मुझे, क्योंकि यहाँ भी इतना ही बन रहा था पहले वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार संख्याएं समूह में दी गई हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और असंगत है। असंगत का चयन करना है, वो क्या है 2 3 3 6, कैसे है बता देता हूँ मैं, देखो आपको ये 1 2 3 3 6 6, देखो इसको ऐड कर लो, 1 2 3 3 6 और 6 12, 2 4 6 3 9 6 15, ये कितना 2 3 6 3 9 6 15, 2 3 5 3 8 6 14, सॉरी 2 3 5 3 8 6 14, और एक और एक 2 और एक 3 3 6। अब पता क्या चला मुझे, ये वाला होगा, तो मुझे पता नहीं लग रहा, कुछ और ट्राई करते हैं। ठीक, एडिशन तो हो नहीं रहा, बाकी 3 से तो तीनों संख्या कट रही है, लेकिन ये वाली 3 से नहीं कट रही है, क्योंकि देखो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, लेकिन ये 3 से नहीं कट रही, ये राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 43। जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन का 80% किसके क्षेत्र पर निर्भर करता है, रूर के क्षेत्र पर निर्भर करता है। किसका, जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन का 80% कहाँ से आता है, रूर से आता है। 44 क्वेश्चन, the persistence of sound is in an auditorium is the result of repeated reflection of sound and is called, वो कह रहा है कि जो हमारा बार लौट के जो साउंड आता है रिपीटेशन वाला, आवृत्ति वाला, वो किससे आता है, री वाइब्रेशन से आता है। किससे आता है, वाइब्रेशन से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन वो फिजिक्स का क्वेश्चन था। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, 12 16 20 25 30 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। ऐसे क्वेश्चन में कैल्शियम निकाल लेते हैं, किसका 12 16 20 25 और 30 का एलसीएम निकाल लो, कितना हो जाएगा 3 चौक 12, 16 का 16, 20 का 20, 25 का 25, 3 ढाई 30, किससे कट रहा है आप बोलेंगे 4 से भी कट जाएगा, 4 चौक 16, सॉरी 4 गण 4, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 25 का 25, 10 का 10, 5 से काट लो, 4 5 गण 5, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 से काट 2 दूनी 4, 1 5 1, 5 दूनी 10, दूनी 20, पंजे 100, 100 चौक 4 दिया 1200, पूरा पूरा 1200 क्या कट जाएगा, इन सबसे कट जाएगा, लेकिन मगर पूरा पूरा नहीं कटना, 3 से बचना चाहिए, 3 और ऐड कर दो, राइट आंसर हो गया। तभी 3 से तो बचेगा, 3 फालतू होगा। राम के पास उसकी पेन ड्राइव में एक फिल्म है जो 1.75 जीबी का स्थान लेती है। यह फिल्म अपने दोस्तों के साथ साझा करना चाहती है। फिल्म ट्रांसफर होने की गति इतने पर सेकंड, देखो 1.75 जीबी की कोई फाइल है, मैं मान लूं आपसे कोई 50 एमबी कोई फाइल है, 2 एमबी पर सेकंड की स्पीड आ रही है, कितनी देर में डाउनलोड होगी, आप बोलेंगे 25 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी। जब 1 सेकंड में 2 एमबी डाउनलोड हो रही है, 50 एमबी डाउनलोड करना 25 सेकंड में हो जाएगी। मैं बोला ठीक है, सेम कंसेप्ट इसमें लगाना है। 1.75 जीबी है, एक जीबी में होता है 1024 एमबी, ये बन गई मेरी एमबी, जीबी से एमबी में चेंज कर लिया, मल्टीप्लाई
2 MB पर सेकंड है, 2 MB पर सेकंड, लेकिन सेकंड को पूछा है मिनट में। अब बन गई सेकंड से ये मिनट। ठीक है, इस सोल्व कर लो। दशमलव हटाया, जीरो बढ़ाया, इसे काट लो, जो जो कट रहा है, जो जो नहीं कट रहा उसे छोड़ दो। राइट आंसर हो जाएगा मेरा 14 मिनट 35 सेकंड। सोल्व करके देख लेना, यही आएगा। मैं कॉल करूंगा, काटूंगा, पीटूंगा तो वीडियो का टाइम ही लंबा होगा। एक कांच के बने बेलन का व्यास 20 सेंटीमीटर, जिसमें से 9 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा है, जिसमें 8 सेंटीमीटर भुजा वाले धातु के घन के पूरी तरह डुबोया जाता है। इसे डुबोने पर बेलन में पानी की स्तर की ऊंचाई कितनी बढ़ जाएगी? कितनी बढ़ेगी? देखो, मानो एक बेलन है इस तरह का बना हुआ धातु का, इसके अंदर पानी भरा है इस तरह से, ये पानी भरा है, इसे मैंने कोई कितनी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले धातु के घन को पूरी तरह डुबो दिया। ये घन है, ये इसको मैंने पूरी तरह इसमें डुबो दिया, तो कितना डूब जाएगा ये? जितना इसका वॉल्यूम होगा। तो घन का वॉल्यूम क्या होता है? आप बोलेंगे भुजा की क्यूब, मतलब 8 गुणा 8 गुणा 8। कितना पानी हटाएगा ये? जितना इसका होगा, पाई आर स्क्वायर एच, जितना इसका वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम की पाई वैल्यू कितनी रखी? 3.142 मल्टीप्लाई आर कितना है मेरा? व्यास 20 है, तो आर हो जाएगा 10, क्योंकि आप जानते हैं डी इज इक्वल टू 2r। व्यास क्या होता है? त्रिज्या दूना होता है। इंटू एच कितना बढ़ जाएगा मुझे पता नहीं, तो मैंने लिख दिया एच। एच पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, इससे ये कट गया, इससे ये कट जाएगा 16 बार, तो कितना हो जाएगा ये? 1.6। ठीक, कितना राइट आंसर है? 1.6। नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कहाँ स्थित है? द हेग में है इसका मुख्यालय। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है? द हेग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। भारत को प्रधानमंत्री 1977 से 1979 तक पूछ रहा है। 1977 में कौन बने थे? जगजीवन राव जी बने थे। जगत का जीवन तुम्हारे साथ साथ, 1977। ठीक, 77 साथ साथ जगत का जीवन राम जी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक 6 मंजिली इमारत है, मैंने बना ली इस तरह से। 6 मंजिल है, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल, 6 मंजिल। 1 2 3 4 5 6 मंजिल इमारत बना दी मैंने। ठीक है, वो कह रहा है कि प्रत्येक मंजिल में 20 कमरे हैं। इस पे 20 हैं, तो इस पे 20 होंगे, मतलब सब पे 20 हैं, इस पे 20 हैं, इस पे 20 हैं, इस पे 20 हैं, इस पे 20 हैं। ठीक है, उनमें से कुछ विषाक्त सामग्री छिपाई गई है। अधिकारी के 3 समूह लगाए गए हैं। कितने समूह हैं? 3 है, 3 समूह लगाए गए हैं, 3 समूह एक साथ मिलकर तलाशी अभियान शुरू करते हैं। पहले समूह ने पहली और दूसरी मंजिल पर तलाशी अभियान शुरू किया, दूसरे समूह ने तीसरी और चौथी मंजिल पर तलाशी अभियान शुरू किया। पहली वाली ने किया पहली और दूसरी वाली पर, दूसरी वाली टीम ने किया पहली टीम में से, सॉरी पहली टीम बना देता हूँ उसे मैं। दूसरी वाली टीम ने किया दूसरी पे, तीसरी पे और चौथी पे। लास्ट वाली टीम ने किया तीसरी पे, पांचवी पे और छठी पे, तीसरी टीम ने। ठीक, ऐसे होगी टीम। इसने इस पे किया इन दो पे, इसने इन दो पे किया, इसने इन दो पे किया। ठीक, बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, आगे बात करते हैं। दूसरे समूह तीसरी चौथी मंजिल पर अभियान शुरू किया, तीसरे समूह ने पांचवी पे। ठीक है, यदि किसी भी नजदीक मंजिल पर पहुंचने के लिए 1 मिनट लगती है, तो 1 मिनट लगती है एक मंजिल पर पहुंचने के लिए, 6 मंजिल पर पहुंचने के कितनी मिनट लगेंगी? 6 मिनट लगेंगी। ठीक है, प्रत्येक कमरे की तलाशी में 1 मिनट का समय लगता है। एक कमरे की तलाशी में 1 मिनट का समय लग रहा है। जब एक कमरे की तलाशी में 1 मिनट का समय लग रहा है, तो क्या होगा? 3 कमरों की तलाशी में कितना समय लगेगा? आप बोलेंगे 20 तो इनको इसमें लग जाएगा, 20 इनको इसमें लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि पहली टीम ने इस वाले फर्स्ट फ्लोर में ढूंढना शुरू किया होगा, 20 मिनट में ढूंढा होगा। फिर वो टीम गई दूसरे वाली टीम मंजिल पे, इस वाली मंजिल पर गई, यहाँ से यहाँ, फिर उसे कितना टाइम लगा? 20 मिनट का टाइम लगा। टोटल कितना टाइम लग गया? 40 मिनट का टाइम लग गया। और 6 मंजिल तक ऐसे किया, तो कितना हो गया? 40 प्लस 6 46। अब आप ऐसा मत करना कि 20 इस पे लगा, 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 20 20 40 20 60 20 80 20 100 20 120 126 लगा दो। नहीं 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 नहीं। क्यों? अब हम मान लो जब पहली टीम ने काम किया है, तो क्या दूसरी टीम बैठ कर देखेगी कि साहब नीचे वाले ढूंढ लेंगे, तब हम शुरू करेंगे उनके ढूंढने के बाद? इन्होंने काम शुरू कर दिया, एक टीम ने, पुलिस वाली एक टीम ने यहाँ काम शुरू कर दिया, पुलिस वाली एक टीम ने यहाँ काम शुरू कर दिया। समझ रहे हो? जब 20 मिनट तक ये काम करें, खाली बैठ कर इंतजार तो नहीं करेंगे कब इनका काम पूरा होगा, कब हम काम चालू करेंगे, नहीं। लेकिन यहाँ से यहाँ तक मानने में, देखो यहाँ भी 2 ही है, यहाँ भी 2 है, तो पहले 20 मिनट इसमें लगाएंगे थर्ड मंजिल में, फिर 20 मिनट लगाएंगे थर्ड मंजिल में। तो ऐसे इनको एक मंजिल में, मतलब इस पूरे पैरेलल मंजिल में 20 मिनट का समय लगेगा। ऐसे इनको उसी 20 मिनट में ये भी काम करेंगे, उसी 20 मिनट में ये भी काम करेंगे, खाली तो बैठेंगे नहीं। तो जब इन्हें 40 मिनट में चारों तीनों ने काम किया,
और एक मंजिल में 1 मिनट का समय लग रहा है पहुंचने में, तो 6 मंजिल कितना लग जाएगा, 6 मिनट, 40 6 46, ऐसे है। ठीक है, अगर आपको भी ये समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से और एक्सप्लेन करके समझा दूंगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।